हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ वीट के बारे में, है ना। वीट की साइंटिफिक कल्टीवेशन के बारे में, वीट की वैरायटीज़ क्या होती हैं, क्या उनके पेस्ट होते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ वो बोया जाता है, कहाँ उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितना एरिया है, किस एरिया से हमें सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी मिलती है, प्रोडक्शन मिलता है। इस सारे फैक्ट्स को हम आज इस जो है अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप लेना चाहते हैं और हमारे व्हाट्सएप मेंबर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। आप हमारा पेड कोर्स भी खरीद सकते हैं जिसमें हम अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं, जैसे IBPS AFO हो गया, कॉटन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, NSCO का हो गया, सबका सारी जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे के लिए हम जो है कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे अगर आप हम इंटरेस्टेड हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करें। तो चलिए शुरू करते हैं कल्टीवेशन ऑफ वीट का, ठीक है। तो कल्टीवेशन ऑफ वीट में हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम हो जाएगा हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। साइंटिफिक नेम जो होगा इनका वो हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम ना। फैमिली जो है पोएसी हो जाती है। फैमिली सेंटर ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन कहाँ है इनका, तो ओरिजिन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट एशिया, जो कि टर्की की जिसे कहते हैं। अगर हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन, है ना, तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करेंगे तो क्या बताएंगे, सबसे पहले तो ये जो है कि रबी क्रॉप है, ठीक है। जो वीट है हमारा ये हमारा रबी क्रॉप होता है ना। ये हमारी ठंडी के सीज़न ठंडी के टाइम में होता है, ठीक है। मोस्टली अगर हम बात करेंगे तो इसे बोलते हैं किंग ऑफ सीरियल्स, है ना। सीरियल्स का, अनाजों का इसे राजा कहा जाता है क्योंकि ये हमारा पूरे ग्लोब, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कल्टीवेशन इसकी होती है ना। चाइना जो है कि इसमें फर्स्ट है ना, जो है कि और फिर एरिया और प्रोडक्शन में चाइना के बाद, है ना, चाइना के बाद जो है कि हमारा इंडिया का है प्रोडक्शन में। इनका जो है कि एरिया और प्रोडक्शन के टर्म में ये जो है कि नंबर 1 पे हम लोग हैं। और जो है कि राइस में जो है कि राइस के बाद जो है कि इनका प्रोडक्शन सेकंड पे ये आते हैं। इनकी प्रोडक्शन की बात करेंगे हम लोग तो, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि इसमें कौन सा प्रोटीन होता है तो स्पॉन्जी प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं ग्लूटेन, है ना, ग्लूटेन। अब क्या है, ये जो है कि हमारी रोटी को, जैसे कहते हैं ना कि रोटी को बेक करने के लिए, है ना, उसे फुलाने के काम आती है जो ग्लूटेन प्रोटीन होती है ना। और ग्लूटेन जो है कि हमारे बहुत लोगों के लिए एलर्जी प्रोड्यूस करती है ना। और ग्लूटेन हमारे छोटे बच्चों के लिए ज़रूर मतलब अच्छा नहीं होता है ना। और ग्लूटेन, बहुत लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है जिनको फिर ये मतलब रोटी वो नहीं खा सकते, एक तरह से समझ लीजिए, है ना। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि बहुत लोगों के लिए हार्मफुल होता है। सबको पता है कि चपाती, पूरी, हलवा, दलिया ऐसे यूज़ किया जाता है ना। और एक स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड मतलब हमने स्टेपल वेजिटेबल की भी बात की, स्टेपल फूड की भी बात की है ना। तो ये जो है कि हमारा स्टेपल फूड है क्योंकि ये इजीली सबको प्रोवाइड होता है ना, चीपर कॉस्ट पे होता है और एक गरीब ही इसे अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि वीट का जो है कि स्ट्रॉ के साथ साथ जो है फॉडर, स्ट्रॉ प्लस फॉडर एज अ भूसा भी ये यूज़ किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे इसका जो है कि हमारे वीट का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, है ना। तो 6 जोन में इसको डिवाइड किया गया है ना। 6 जोन में पहला है नॉर्दर्न हिल जोन जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश आता है ना। तो ये है हमारा नॉर्थ हिल जोन, ठीक है। अब ये जो है कि कितना एरिया करता है, एरिया 4% और प्रोडक्शन 3% ये कंट्रीब्यूशन इनका रहता है। सोइंग टाइम जो है अक्टूबर नवंबर है और मई से जुलाई जो है कि मई से जून जो है इनका कटाई होता है, हार्वेस्टिंग होता है। और ये जो है कि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये कौन सा ट्रिटिकम एस्टिवम में नॉर्मली जो कॉमन है गेहूँ वो यूज़ किया जाता है, यहाँ पे बोया जाता है। अब हम बात करेंगे कि नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन, है ना, नॉर्थ वेस्ट ये सबसे ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन करता है। एरिया जो है 37% और प्रोडक्शन 45%, जो कि आगे हमारा एरिया पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और वेस्ट यूपी वाला, वेस्टर्न यूपी वाला, ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न जोन में आ जाएगा। सबको पता है सोइंग टाइम क्या है, मिड नवंबर, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग की तो हार्वेस्टिंग का जो टाइम है ये हमारा अप्रैल और मई में होता है,
ठीक है। और ट्रिटिकम एस्टिमम यहाँ पे भी बोया जाता है, सबको पता है। अगर हम बात करेंगे कि थर्ड में जो है कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन हो जाएगा, ईस्टर्न यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। एरिया जो है हमारा 27% ये कंट्रीब्यूट करता है और प्रोडक्शन 24%। मार्च टू अप्रैल इनका जो है कि सीज़न हो जाता है और ये जो है कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी एक तरह से इसे भी कहते हैं। ट्रिटिकम एस्टिमम भी यहाँ पे बोया जाता है। और क्या होता है यहाँ पे बोने का टाइम थोड़ा सा लेट भी होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े पानी, जैसे लो लैंड एरिया यहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे और यहाँ पे जो है कि राइस में, जाहिर सी बात सबको पता है कि राइस में पानी ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पे फील्ड जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा लेट बुआई होती है, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन में। सेंट्रल जोन में बात करेंगे तो सेंट्रल जोन में हमारा जाएगा विंध्यास का जो पार्ट हो जाएगा, एरियाज सेंट्रल इंडिया हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जो है कि एरिया जो है 17% और प्रोडक्शन 13%। सोइंग टाइम जो है अक्टूबर में होती है, हार्वेस्टिंग टाइम मार्च में होती है। अब यहाँ पे जो है ट्रिटिकम ड्यूरम बोया जाता है, ठीक है, ट्रिटिकम ड्यूरम यहाँ पे बोया जाता है। पेनिनसुलर रीजन की बात करेंगे 5वें में, तो डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट, कर्नाटका प्लेट्यू, ये यहाँ पे जो है कि हमारा ये गेहूँ जो उगाया जाता है वो हमारे 3 होते हैं। ट्रिटिकम एस्टिमम भी बोया जाता है, ट्रिटिकम ड्यूरम भी बोया जाता है और ट्रिटिकम डाइकोकम भी। इन वैरायटी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। और हम बात करेंगे कि साउदर्न हिल जोन जो कि लास्ट है, जो कि हिली एरिया तमिलनाडु और केरला का है। सोइंग यहाँ पे 2 बार किया जाता है साल में, है ना, मई से सितंबर और अक्टूबर से अप्रैल तक, मई से सितंबर और अक्टूबर से अप्रैल तक, ठीक है। यहाँ पे कुछ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एरिया वाइज प्रोडक्शन का कुछ भी कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है, एज अ माइनर है, तो इस वजह से यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे आगे वो एरिया कितना है, एरिया कौन से वर्ल्ड वाइड में, तो चाइना एरिया में भी आगे है, प्रोडक्शन में भी आगे है, बट प्रोडक्टिविटी में यूके, जर्मनी, फ्रांस है ना। चाइना चौथे नंबर पे है प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, प्रोडक्शन में चाइना है, फिर इंडिया है, और एरिया में चाइना और इंडिया है। एरिया और प्रोडक्शन, एरिया एंड प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन है, इंडिया में मेजर स्टेट कौन कौन है, तो ये है यूपी, मध्य प्रदेश और पंजाब। एरिया वाइज यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है एरिया वाइज। प्रोडक्शन की में बात करेंगे तो यूपी, पंजाब और हरियाणा, और प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। अब बोल रहा है कि यहाँ पे मेजर पंजाब में प्रोडक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले तो पंजाब में मैकेनाइजेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, प्लस वहाँ पे इरिगेशन अच्छे से होता है और फर्टिलाइज़र का प्रयोग भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलता है, इस वजह से पंजाब में हमारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। पर्लिंग इंडेक्स क्या होता है, तो पर्लिंग इंडेक्स जो होता है, पर्लिंग इंडेक्स हमारी ना सीड की हार्डनेस को नापते हैं, है ना, तो PI जो होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेन मॉइस्चर ना, वो या फिर कह लें ग्रेन हार्डनेस है ना। पर्लिंग इंडेक्स जो होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ग्रेन हार्डनेस जितनी ज़्यादा होगी, ग्रेन हार्डनेस जितनी ज़्यादा, पर्लिंग इंडेक्स उतना कम, इस हिसाब से ये चलता है। अगर बात करेंगे टेस्ट वेट की, तो टेस्ट वेट जो है कि हम पर टेस्ट वेट और टेस्ट वेट जो है हम इनका जो है बात करेंगे, यहाँ पे सीड इंडेक्स होता है और एक सीड वेट टेस्ट वेट होता है। सीड इंडेक्स जो है हम बात करेंगे जो बड़े बड़े दाने वाले होते हैं, है ना, अनाज जो बड़े दाने वाले होते हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्रेन्स की, जो है 40 ग्राम जो इनका वज़न होता है ना, 1000 दाने का 40 ग्राम वेट होगा, ये होगा इनका टेस्ट वेट, है ना। अब बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग की, तो ये जो है कि वीट के साथ मस्टर्ड हम लगाएंगे 9:1 के रेशियो में। इन्फ्लोरेसेंस पूछता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो कहीं भी पूछ देता है ना। फर्स्ट मैन मिड सीरियल्स ना, ट्रिटिकल्स, वीट और राई को हम जो है मिला के बनाते हैं। अगर बात करेंगे प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, प्रोटीन तो ये 8 से 11% होता है। सेफ़ स्टोरेज मॉइस्चर की बात करेंगे तो स्टोरेज के टाइम मॉइस्चर कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 10 से 12%, और हार्वेस्टिंग के टाइम में इनका इंडेक्स कितना होना चाहिए 25 से 30%, है ना। अब क्या करेंगे कि नॉर्मन ई बोरलॉग ने जो है कि ट्रिटिकम एस्टिमम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पूछने जो सवाल पूछे जाते हैं ये होते हैं प्रोटीन, सेफ स्टोरेज और मॉइस्चर कंटेंट, है ना, ये ध्यान रखना है ना। ये वाला स्लाइड पूरी की पूरी इम्पॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड पूरी की पूरी इम्पॉर्टेंट है, इस ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, स्पीसीज़ कौन कौन सी होती हैं, है ना, तो
मेनली 4 ही होती हैं, 7 वैसे होती हैं बट मेन इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे तो वो केवल 4 ही स्पीसीज़ होती हैं पूरे वर्ल्ड में जो मेनली ग्रो की जाती हैं, और बाकी सब माइनर होती हैं। तो हम यहाँ पे चारों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो होता है कॉमन वीट और होता है वीट ब्रेड वीट, है ना, जिसको बोलते हैं ट्रिटिकम वल्गैरे और ट्रिटिकम एस्टिमम, है ना। इनका जो है हेक्साप्लॉइड होते हैं ये, है ना, हेक्साप्लॉइड होते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा ये ग्रो किए जाते हैं, लगभग 87%, है ना, 87% एरिया ये कवर करते हैं, है ना। और बेकरी प्रोडक्ट प्लस रोटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और नॉर्मल ई बोरलॉग ने क्या किया था, मैक्सिकन ड्राफ्ट वैरायटी जो है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम और व्हीट रिवोल्यूशन के टाइम हम जो है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, नॉर्मल ई बोरलॉग ने, जो मैक्सिकन ड्राफ्ट व्हीट वैरायटी है ना। अब क्या करेंगे कि ये जो व्हीट है ये कुछ सब डिवाइडेड हैं, सब ग्रुप में, है ना। जैसे कि पहला तो है कि हार्ड रेड विंटर व्हीट, जो कि कॉमर्शियल क्लास है, जिसमें कॉमर्शियली ये ग्रो किया जाता है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए ना। बात करेंगे कि अगला है हार्ड रेड स्प्रिंग, है ना, वेयर विंटर इज़ टू सीवियर एंड हाई प्रोटीन एंड एक्सीलेंट ब्रेड मेकिंग। जो हार्ड रेड स्प्रिंग है ये रोटी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगला है सॉफ्ट रेड विंटर। फिर उसके बाद है हमारा ये जो कि हमारे फ्लोर जो है केक और कुकीज़ बनाने के काम आते हैं। वाइट व्हीट की बात करेंगे तो पेस्ट्री में ये यूज़ होते हैं वाइट व्हीट। आगे चलते हैं, अगला है हमारा डूरम व्हीट और मैक्रोनी व्हीट। टिट्रिकम डूरम इनका साइंटिफिक नेम है। ये जो है कि टेट्राप्लॉइड है और 2n=28 होता है। 12% एरिया ये कवर करते हैं हमारे प्रोडक्शन पूरे एरिया में। और जो है कि हमारा ग्रो कहाँ किया जाता है, ग्रो किया जाता है सेंट्रल और साउदर्न इंडिया में, है ना। अब जो वैरायटी हैं ड्यूरम की वैरायटी हैं वो जयराज और मालविका ये जो है कि हमारी वैरायटी हैं मैक्रोनी व्हीट की। तीसरा है इमर व्हीट और विंटर स्प्रिंग व्हीट, जो कि ट्रिटिकम डाइकोकम टेट्राप्लाइड 2n=28 है ये। ये 1% एरिया कवर करते हैं पूरे, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। आगे हम बात करेंगे कि शॉर्ट व्हीट जो है, जो कि ट्रिटिकम स्पैरिकोकम जिसे कहते हैं, ये जो है कि सबसे पहले तो डॉर्फ वैरायटी है ना, इंडियन डॉर्फ वैरायटी है। और इनको जो है कि प्रोडक्टिविटी की कम होती है, और जो है कि कुछ एरियाज़ जो है जैसे वेस्ट पाकिस्तान के और कुछ नॉर्थ इंडिया के कुछ लोकल ऐसे यूज़ किया जाता है, उगाया जाता है ये, है ना। कुछ शॉर्ट ही थोड़े से ही एरिया में ये उगाए जाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे है हमारा सॉयल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। कैसी सॉइल चाहिए होती है, कैसी रिक्वायरमेंट है इनको क्लाइमेट की, वो ध्यान रखेंगे और हम उसके बारे में बात करेंगे। ये बोल रहा है क्ले लोम और लोम टेक्सचर सॉइल, लोमी सॉइल टेक्सचरस लोम टेक्सचर होना चाहिए सॉइल का, और हम जो है कि अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लस अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है वीट में, ठीक है। कुछ जो ऑर्डर्स हैं जैसे इंटीसॉल, वर्टिसॉल, अल्फिसॉल, ये सब जो है कि हमारी वीट के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्लाइमेट जो है ये C3 प्लांट है, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट है सबसे पहले। और जो जर्मिनेशन के लिए हमारा टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, और वेजिटेटिव स्टेज के लिए चाहिए होता है तो ये हो जाता है हमारा वेजिटेटिव के लिए 16 से 22 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा जो है वेजिटेटिव स्टेज के लिए इनका रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम बात करेंगे कि ग्रीन डेवलपमेंट के लिए, तो ग्रीन डेवलपमेंट के लिए या अनाज जब बनता है उसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है हमारा 25 से 26-27 मान लेते हैं, और जो है हमारा लगभग ये 1 महीने तक के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर इससे कम हुआ, है ना, अगर इससे रिड्यूस हुआ 25 डिग्री से, तो जो वेट है ग्रेन का, जो अनाज बनेगा वो कम बनेगा, हल्का बनेगा, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला है कि कौन कौन सी इरिगेशन स्टेज इंपॉर्टेंट होती है हमारे वीट में। तो सबसे पहले तो मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये है हमारा, ये पूछता है कि क्राउन रूट इनिशिएशन क्या होता है स्टेज, तो ये हो जाता है हमारा 21 डेज़ के बाद होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे वीट हैं वो बोने के बाद, सोइंग के बाद जो है ये हमारा निकलते हैं, है ना, फर्स्ट नोड बनता है,
और हमारा जो है कि ये लगभग सॉइल के बहुत ही नज़दीक होते हैं। इस टाइम पे हमारा इरिगेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पे कम हुआ, इरिगेशन कम हुआ, तो हमारी जो है कि सॉइल अच्छी हमारा जो फसल है वो अच्छा नहीं प्रोडक्शन देगा। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद टिलरिंग स्टेज होता है, जो कि 40 से 45 दिन के बाद होता है सोइंग के, है ना। अब अगला जो स्टेज है वो है हमारा जॉइंटिंग स्टेज ना, जो कि 60 से 65 दिन बोने के बाद का है ना। 60 से 65 दिन बोने के बाद फ्लावरिंग और बूटिंग स्टेज, ये 80 से 85 दिन बोने के बाद का है ये स्टेज, है ना। और इनको जो है कि हम लीफ स्टेज और लास्ट लीफ स्टेज और फ्लैग लीफ भी बोलते हैं इनको, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम लीफ एरियाज़ होती हैं, है ना। मैक्सिमम लीफ एरियाज़ मतलब यहाँ पे पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ पूरा हो जाएगा। मिल्किंग स्टेज क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वीट हमारा बनना शुरू हो जाता है ना। वीट हमारा जो ग्रेन है वो बनना शुरू हो जाता है। और हमारा जो है कि डॉफ स्टेज, जो कि 115 से 120 दिन बाद होता है, जिनमें कि हमारे जो अनाज होते हैं उसमें अनाज पूरा बन जाता है, बट वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं रहता है, वो मिल्की स्टेज में होता है। आगे बात करेंगे, आगे हम कुछ वैरायटीज़ की बात करेंगे। तो जैसे कि नोरिन 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये किसका है ना। नोरिन 10 ये पूछता है हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है। जो इनके डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है ना। डार्कनेस के लिए ये जापान की, सबसे पहले नोरिन 10 जापान की है, और जो डार्कनेस जीन है वो RH1 है और RH2 है, ये जो वैरायटी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सिंगल जीन ड्रॉप वैरायटी जो है, ये जो है कि हमारा ये हो जाएंगे हमारा सिंगल जीन ड्रॉप वैरायटी लर्मा रोजो 64A, ठीक है। सुजाता सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एरिया, सूखी एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गिरिजा, ठीक है, गिरिजा जो है कि हिल्स के एरिया के लिए। सोनालिका, ये जो है कि हमारा सोनालिका बहुत ही फेमस वैरायटी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि डबल जीन वैरायटी, तो कल्याण सोना, ठीक है, कल्याण सोना ये जो है कि हमारा डेवलप कहाँ से किया गया, कल्याण सोना 227 और सोना 227 से, तो ये हो गया कल्याण सोना। सोनारो 64, छोटी लर्मा SD2329 और जनक, ये जो हमारी डबल जीन वैरायटी हैं। ट्रिपल जीन वैरायटी कौन कौन सी हैं, ये जो है कि 1970 में हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद डेवलप की गई थी ट्रिपल जीन वैरायटी। जैसे हीरा हो गया, मोती हो गया, लाल बादशाह हो गया। तो ट्रिपल जीन वैरायटी हमारे 3 होंगे, HML, ठीक है, HML, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे हमारा म्यूटेंट वैरायटी जैसे हो जाए, जो कि हमारा IARI से रिलीज़ किया गया है, और जैसे कि हो गया सरबती सोनारो, ठीक है, और हमारा जो है कि पूसा लर्मा, ये ध्यान रखेंगे, ये हमारी म्यूटेंट वैरायटी है। और अदर वैरायटी की बात करेंगे तो लोक 1 सुटेबल फॉर लेट सोइंग, सुजाता हमको पता ही है कि ड्राई लैंड एरिया के लिए होता है। शैलजा, ये हमारा जो है कि हिमाचल प्रदेश के लिए होता है। मालविया 12, ठीक है, प्रोटीन % इसमें सबसे ज़्यादा होता है मालविया में, ठीक है, मालविया, ये ध्यान रखेंगे। फिर एक ये है राज 4120, ठीक है, रस्ट से ये रेजिस्टेंस है ना, रस्ट हमारी बीट में लगते हैं। और हम बात करेंगे कि अगला है PBW 502, ठीक है, ये एरिया है हमारा जहाँ पे इरिगेशन एरिया अच्छा है। और WH 147 और DBW 17, ये हमारा जो है कि कुछ वैरायटीज़ हैं जो अदर वैरायटी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम सीड रेट की बात करेंगे, ठीक है। सीड रेट की बात करेंगे तो सीड रेट हमारा जो है कि नॉर्मल सोइंग के लिए 100 kg पर हेक्टेयर। लेट सोइंग की बात करेंगे तो 125, और ब्रॉडकास्टिंग जो नॉर्मल है ब्रॉडकास्टिंग ही हमारे मोस्टली एरियाज़ में होते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 125 kg पर हेक्टेयर। और फॉर डिबलर यूज़ करेंगे हम अगर डिबलर, तो 25 से 30 kg पर हेक्टेयर में हो जाएगा हमारा जो है कि हमारे बुआई। अगर स्पेसिंग की बात करेंगे तो इरिगेटेड एरिया में जो है कि हमारा रो और प्लांट में जो हमारा वो होगा, ठीक है, ये जो है कि हमारी 22.5 से 5 × 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारा रैनफेड एरिया में अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 25 से 30 से 6 से 5 सेंटीमीटर, ये जो कि हमारे इनकी रैनफेड एरिया में स्पेसिंग हो जाएगी। सोइंग बात करेंगे डेप्थ कितना होना चाहिए, तो सिंगल जीन, डबल जीन और ट्रिपल जीन के उसमें बात करेंगे, है ना। सो डेप्थ जो है कि हमारी कोलेप्टाइल की जो लेंथ होती है उसके हिसाब से हम इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। डेप्थ कितना होना चाहिए हमारी, तो डेप्थ हमारी जो है
हम बात करेंगे कि ये हमारा कोलेप्टाइल के हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है, कोलेप्टाइल क्या होता है, जो हमारा ऊपर ये जर्मिनेशन के बाद ये आता है, ये हमारा कोलेप्टाइल हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि सिंगल जीन में कितना होना चाहिए। सिंगल जीन वैरायटी में तो ये हो जाएगा 5 से 6 सेंटीमीटर। डबल जीन वैरायटी में बात करेंगे तो 4 से 5 सेंटीमीटर। और फॉर ट्रिपल जीन वैरायटी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करेंगे कि ऑन एन एवरेज कितना हम यूज़ करते हैं। ऑन एन एवरेज हम 5 सेंटीमीटर डेप्थ हम अपनी वैराइटीज़ को बोने के लिए, हम अपने नॉर्मल वीट को भी बोने के लिए हम 5 सेंटीमीटर हम यूज़ करते हैं डेप्थ। अगर हम सोइंग टाइम की बात करेंगे तो ये जो है कि हमारा मिड अक्टूबर, ठीक है, और जो है मिड अक्टूबर और 1 नवंबर तक हम इसको बोते हैं, नवंबर के फर्स्ट वीक में और लास्ट वीक तक अक्टूबर के। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे कि मेथड कौन कौन से हैं बोने के। तो सबसे पहले तो ड्रिलिंग और ड्रिलर सबको पता है, लाइन सोइंग, ठीक है। फर्टिलाइज़र इसको हम बोलते हैं जैसे फर्टिकम सीड ड्रिल्स जो होते हैं उनसे, उनका यूज़ करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्टिकम सीड ड्रिल्स, जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही हमारा मोस्टली यूज़ होता है। ब्रॉडकास्टिंग में सबको पता है, ब्रॉडकास्टिंग में हमारी सीड ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना, वेस्टेज ऑफ सीड बहुत होती है इसमें। अब डिबलर्स हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे डिबलर्स में भी हमने बात किया है, जो है कि 25 से 30 kg पर हेक्टेयर हमारी सीड रिक्वायर्ड होती है। अगर हम बात करेंगे कि बिहाइंड द प्लाउ मेथड, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि केरा मेथड से, है ना। ये क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है कि कंट्री प्लाउ के साथ साथ जो पीछे पीछे हम जो है कि हाथ से सीड को डालते जाते हैं फरोज़ में। अगर हम बात करेंगे पोरा मेथड में, तो ये क्या होता है कि हमारा जो है कि प्लाउ के साथ एक फनल जुड़ा होता है, जो कि हमारी सीधे ले जाके फरों में हमारा बो देता है ना। ये जो है कि हमारे ये भी प्लाउ के पीछे लगा रहता है। अब हम बात करेंगे कि FIRB ना, न्यू मेथड ऑफ सोइंग। ये न्यू मेथड है बोने का, ठीक है, नया तरीका है बोने का, और जो है कि इसको बोलते हैं फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है कि फरो इरिगेटेड रेज बेड सिस्टम में क्या हो रहा है कि ये जो है कि हमारी नॉर्मल अदर सोइंग से अच्छी यील्ड दे रहा है, तो इसीलिए ये जो है कि हमारा ये वाला इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। FIRB, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड। आगे हैं, आगे हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर की बात करेंगे। तो फर्टिलाइज़र हमारा NPK 120, 60 और 40 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से देंगे। डोजेज होगा जो हमारा हाफ डोज नाइट्रोजन और फुल डोज फास्फोरस और पोटेशियम का हम यूज़ करेंगे बेसल पे, और अदर जो है कि हम टॉप ड्रेसिंग यूज़ करेंगे, है ना। एक पहले इरीगेशन के बाद हम नाइट्रोजन का, बाकी फुल डोज हम फास्फोरस और पोटेशियम का हम पहले ही दे देंगे। अगर हम बात करेंगे कि रेनफेड एरिया में, तो रेनफेड एरिया में हमारा बुआई से पहले ही हम अच्छे से सॉइल में उसको मिक्स कर देंगे NPK को। अगर फर्म यार्ड मैन्योर की बात करेंगे, तो ये जो है कि हमारा पहले फील्ड में बोने से पहले ही जो है कि ये जो है कि 12 या 13 टन जो है हम अपने खेत में इसको अच्छे से मिला देंगे, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो कार्बेंडाजिन और थायराम सबको पता है कि इसको हम जो है कि अपने पोएसी फैमिली जितनी भी होते हैं कार्बेंडाजिन को ट्रीट करते हैं सीड को बोने से पहले 24 घंटे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि जो वीड मैनेजमेंट है ना, वीड मैनेजमेंट कैसे होता है इसमें। तो सबसे पहले तो इनमें जो है कि वीड जो है कि मोनोकॉट ऐसा पूछता है, मोनोकॉट कौन सा है ना, वीट का मोनोकॉट वीड कौन सा है, तो ये हो जाएगा नैरो लीफ वीड, जो कि फाइलरिस माइनर होता है। ये मिमिक्री वीड भी बोलते हैं इसको, गेहूं का मामा भी बोलते हैं, ठीक है। शुरू में जब इनका कहते हैं ना वेजिटेटिव स्टेज होता है, तो ये एकदम गेहूं के जैसे होता है, आप देख कर के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना। जब इनका आगे ग्रोथ होता है तो ये जो है कि ये ऐसे दिखने लगते हैं हमारे वीट से पूरे के पूरे अलग, ठीक है। बट वेजिटेटिव स्टेज में ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या है कि ये बोला ना कि फ्लावरिंग के बाद ही हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मैंने पहले बता दिया है। मैनेजमेंट क्या करते हैं, आइसोप्रोटॉन का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक। और क्या करेंगे, आइसोप्रोटॉन से रेजिस्टेंस इन्होंने बताया था डॉक्टर RK मलिक ने, ठीक है। और जो है कि हम जो है कि रेजिस्टेंस हो गया आइसोप्रोटॉन की, जो कि हर्बिसाइड्स है। अब क्या हुआ कि अब हम इसको जो है कि सल्फ्यूरॉन यूज़ करते हैं, या फिर मेटा सल्फ्यूरॉन जो है हम यूज़ करते हैं फाइलरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए। सबसे बड़ी बात कि फाइलरिस माइनर का जो टेस्ट वेट होता है ना, वो केवल और केवल 2 ग्राम होता है, बहुत हल्की सीड होती है, ठीक है। तो इनको अच्छे से ट्रीट करना ज़रूरी है, और ये मिमिक्री वीड है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे हमारा जो है कि ये है अवेना फैटुआ, इसको बोलते हैं वाइल्ड ओट, ठीक है। इसको हम जो है कि
दोनों को, एक फाइलिस माइनर और एवेना फैटियो, दोनों को कंट्रोल करने के लिए हम करेंगे इमर्जेंस के बाद जो है हम ट्राइब्यूनल का यूज़ करेंगे, है ना। अब ये जो है कि बैन हो चुका है, बट हम पहले इसको यूज़ करते थे। इसकी बैन इसलिए ये हुआ क्योंकि इनमें जो है कि कैंसर उत्पन्न करने की प्रॉपर्टी थी, है ना, ट्राइब्यूनल जो थी। अब बात करेंगे हम डाइकॉट जो वीड होते हैं, है ना, डाइकॉट जो कि ब्रॉड लीफ वीड होते हैं। तो ये हो जाता है चिनोपोडियम एल्बम, ये हमारा एब्सोल्यूट वीड है जिसको बथुआ भी बोलते हैं। और हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे एनागेलिस, आर्वेनियंस और मेलिटियोसस स्पीसीज़, ये है हमारा ब्रॉड लीफ के लिए, ठीक है। तो इसको हम ट्रीट करेंगे डाइस्टर सॉल्ट, और ना डाइस्टर सॉल्ट को हम पोस्ट इमरजेंट एज अप्लाई करेंगे तो कंट्रोल करेंगे डाइकॉट सीड को, डाइकॉट वीड को कंट्रोल करेंगे हम। इसको किससे यूज़ करेंगे, 2,4 डाइस्टर सॉल्ट। अब बात करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन मेजर की, तो अलग अलग जैसे हमारे स्मट हो गए, वीट हो गए, बंट हो गए, पाउडरी मल्डी हो गया, मोलिया हो गया डिजीज़, इनको कैसे कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है, प्लांट को अपने बचाने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा स्मट को सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे, सीड हेल्दी होनी चाहिए, है ना। और हम जो है कि जितने भी अफेक्टेड प्लांट होंगे स्मट से, उसको हम एकदम से डिस्ट्रॉय कर देंगे, रेजिस्टेंस वैरायटी का यूज़ करेंगे और हीट करेंगे सॉइल को, सोलर हीट ट्रीटमेंट देंगे सॉइल को। और हम क्या करेंगे, जो केमिकल यूज़ करना है हमें, तो सीड को हम जो है कि यूज़ करेंगे वीटावैक्स से, ठीक है। और हमारा जो है कि 2 से 2.5 ग्राम पर केजी सीड हम जो है कि यूज़ करते हैं, जो केमिकल यूज़ करते हैं ना। 1 केजी सीड रहेगा, 2 ग्राम हमारा केमिकल होगा। रस्ट में हम क्या करेंगे कि रस्ट में हम टाइमली सोइंग करेंगे प्लस रेजिस्टेंस वैरायटी का यूज़ करेंगे। जो केमिकल रस्ट से कंट्रोल करने के लिए वो यूज़ करते हैं वो जिंक और मैग्नीज करते हैं। बंट में भी यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस वैरायटी, सीड ड्रेसिंग करेंगे हम, और पाउडरी मल्ड्यू में भी रेजिस्टेंस वैरायटी का ही यूज़ करेंगे। प्लस जो है कि हम अगर मान लीजिए पाउडरी मल्ड्यू का सिम्टम दिख जाता है तो हम डस्टिंग करेंगे येलो सल्फ़र का, या फिर सोडियम थायोसल्फेट का, या फिर हम जो है कि बेनलेट का स्प्रे करेंगे पाउडरी मल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम बात करते हैं मोलिया डिजीज़ की, है ना, तो मोलिया जो है कि हम जो है कि इनके जो स्पोर्स होते हैं वो हमारे जो है कि सॉइल में होते हैं। तो सबसे पहले तो डीप समर प्लाइंग करेंगे, है ना, गर्मियों में हम खेतों को जुताई करके छोड़ देंगे, क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे, सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे जो है कि ये है नेमागॉन यूज़ करेंगे हम इरिगेशन के टाइम में, पहले ही इरिगेशन में नेमागॉन यूज़ करेंगे ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो हमारे बच जाएं वीड जो भी कहते हैं ना इंसेक्ट से। अगर हम बात करेंगे कि इंसेक्ट और पेस्ट की बात करेंगे तो कंट्रोल क्या करेंगे, है ना, तो सॉइल एंड सीड बॉर्न पैथोजन, निमेटोड, टर्माइट्स, रेस्टिंग स्टेज ऑफ इंसेक्ट, इनको क्या करेंगे कल्चरल कंट्रोल के लिए हम करेंगे, है ना। करेंगे सबसे पहले तो रॉटन फॉर्मयार्ड मैन्योर यूज़ करेंगे, ठीक है, टर्माइट की इन्फेस्टेशन को बचाने के लिए। अवॉइड लेट सोइंग लेट से एकदम बचेंगे। निमेटोड के लिए क्या करेंगे, निमेटोड के लिए हम यूज़ करेंगे कहते हैं ग्राम या फिर मस्टर्ड यूज़ करेंगे। और हम बात करेंगे कि कुछ 3 साल की वो करेंगे, क्रॉप रोटेशन को भी अपनाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि केमिकल कंट्रोल के लिए तो कार्बोफ्यूरॉन यूज़ करेंगे हम जो है निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए, कार्बोफ्यूरॉन निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए। टर्माइट को कंट्रोल के लिए हम करेंगे मेटाक्साम जो है हम यूज़ करेंगे टर्माइट को कंट्रोल करने के लिए, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं क्लोरोपाइरोफॉस, ठीक है। तो ये हम जो है कि टर्माइट को कंट्रोल करने की सॉइल एप्लीकेशन देते हैं ना, सॉइल में इनको मिक्स करते हैं। अगर हम बात करेंगे एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए, तो एफिड्स को सबसे पहले तो हम जो है कि कंट्रोल करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे कि हमारे फील्ड में लगे ना। अगर लग गई तो हम बैरियर क्रॉप को यूज़ करेंगे, मस्टर्ड क्रॉप को भी लगाएंगे, बॉर्डर क्रॉप को भी यूज़ करेंगे जैसे मेज सॉर्गम हो गया, है ना। और हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन कल्चरल प्रैक्टिसेस भी यूज़ करेंगे एफिड्स को, जैसे कि वो क्या कहते हैं उसको येलो स्टिकी ट्रैप भी यूज़ करेंगे, है ना। और केमिकल कंट्रोल में बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्विनोल फॉस यूज़ करेंगे हम इनको एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए। पिंक बोरर या फिर लीफ ईटिंग कैटापिलर्स को हम करेंगे
इनमें जो है कि प्रेडेटरी वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और जो है कि क्या करेंगे उसके बाद हम केमिकल कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं इसको, जैसे डाइक्लोरोवॉस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पिंक बोरर को कंट्रोल करने के लिए। अब सूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम जो है कि यहाँ पे डिफेंडर लगाएंगे प्लस जो है बैरियर क्रॉप लगाएंगे, और उसके बाद जो है कि हम क्या करेंगे, जैसे बॉर्डर क्रॉप जैसे जो मेज हो गए, सॉरगम हो गए, ये सूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करेंगे। या फिर हम यूज़ करेंगे हम फिश मील ट्रैप भी यूज़ करेंगे इनको कंट्रोल करने के लिए। अगर हम बात करेंगे कि ब्राउन माइट, तो कॉमन कल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे या फिर क्यूनोल फॉस भी यूज़ कर सकते हैं। आर्मी वॉर्म और कट वॉर्म, आर्मी वॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि आर्मी वॉर्म किससे रिलेटेड है, किस क्रॉप से, तो ये हमारा जो है कि वीट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी हम सेम यूज़ करेंगे, बैरियर क्रॉप लगाएंगे प्लस क्या कहते हैं उसको मॉनिटर कंट्रोल, मतलब कंट्रोल के लिए हम मॉनिटर करते रहेंगे कि वो हमारी फसल में लगे ना। ठीक है, और हम जो है कि क्या कहते हैं उसको गार्ड क्रॉप भी लगा सकते हैं या फिर बॉर्डर क्रॉप भी लगा सकते हैं। या फिर अगर केमिकल कंट्रोल की बात करेंगे तो कार्बेराइल और जो है कि ट्राइक्लोरोफोन, ये सब हम जो है कि यूज़ कर सकते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। गुजिया विविल की बात करेंगे तो गुजिया विविल हम जो है कि कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे गुजिया विविल को भी कंट्रोल करने के लिए, है ना। गुजिया विविल ये जो है कि हमारा स्टोरेज कहते हैं ना, स्टोरेज ये वीड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, हेप्टाक्लोर और एड्रेलिन ये सब यूज़ करके हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि इनकी हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, है ना, तो हार्वेस्टिंग तो सबसे पहले तो या तो हम जो है कि कहते हैं पर्लिंग इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम जो है कि इनको नॉर्मली क्या कहते हैं हैंड या फिर टीथ टेस्टिंग, जैसे कि दांतों से तोड़ करके अगर उसमें आवाज़ आती है और ना अगर, तो हम उसको जो है कि हार्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर हम जैसे कहते हैं ना कि ग्रेन जब हार्ड हो जा रही हैं, है ना, स्ट्रॉ अच्छे से टूट जा रहे हैं, ब्रिटल हो जा रहे हैं, ठीक है, तो हम जो है इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्टर का यूज़ करेंगे, थ्रेसिंग और विनोइंग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि हम क्या करेंगे, थ्रेसर बोला ना, मैकेनिकल थ्रेसर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ थ्रेसिंग एंड विनोइंग, तो वही है थ्रेसर या फिर हार्वेस्टर यूज़ कर लेंगे हम अपने गेहूँ के हार्वेस्टिंग के लिए। अब बात कर रहा है कि ईल्ड कितना देता है, ग्रेन ईल्ड कितना हो रहा है, तो ये जो है कि इरिगेटेड एरिया में जो है कि हमारा 45 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर, और हमारा रेनफेड एरिया में 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर ये यूज़ किया जाता है। ये हमारा ग्रेन की ईल्ड है। तो ये है हमारी पूरी ऑल ओवर द कल्टीवेशन ऑफ वीट। तो ये रही हमारी आज की वीडियो लेक्चर। अगर आपको और भी कुछ चाहिए होगा, कुछ सलाह चाहिए, कुछ सजेशन चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया पे भी जुड़े, जहाँ पे हम अलग अलग क्विज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको हमारे यूट्यूब से जुड़ना ही जुड़ना है, तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।